हम्म। आज टैक्स की भी क्लास है ना? जनवरी वाला इससे इससे अच्छा था। हाँ, इसमें जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया वो भी बड़ा इजी, मतलब सही था, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ, थोड़ा लेंदी तो था। लेकिन आप लोग जनवरी के हो ना? हाँ, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की तैयारी करो, 14 नंबर पक्का आएगा जनवरी में, क्योंकि इस बार फाइनल अकाउंट आ गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आएगा 100%, 14 नंबर का। बढ़िया करके उसके सारे क्वेश्चन करो अच्छे से। मतलब तुम्हारे 50 नंबर तो 4 चैप्टर से कंपलसरी आने ही वाले हैं, देखो जनवरी में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, होल्डिंग कंपनी और कैश फ्लो, ये 50 नंबर मानकर चलो। हाँ, कैश फ्लो। 7 नंबर का है, बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन आया, देखना तुम। हाँ, अरे देखो, अगर पढ़कर जाओगे तो सब आसान आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी आसान नहीं है, सीधी बात है। अब 30 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब एमसीक्यू, वो तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने 25 नंबर तो उसमें आने ही आना है, 25 24 किसी के आना ही आना है उसमें, ज्यादातर के। थ्योरी में एक क्वेश्चन था, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही क्या क्या होते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, वही 5 चीजें बतानी थी, 4 नंबर का क्वेश्चन था। एमसीक्यू में भी बहुत कम। तो गवर्नमेंट ग्रांट में भी था, वो भी प्रैक्टिकल था। और उसका AS9 भी था, तो वो भी लगभग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही था। मतलब प्रैक्टिकल मतलब वही पहचानना था कि रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करें, तो ऐसे था। मैंने यूट्यूब पे डाला तो है वीडियो, अभी सॉल्यूशन डालूंगा 1 2 दिन में। क्या बात है यार, आज तो ज्यादातर लोग आ रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ऐसे लग रहा है हमारी क्लास की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हैं? हाँ, हाँ जी। तो पिछली क्लास में AS15 हमने शुरू किया था। तो
एक बार जरा पीयूसीएम मेथड मैं बता रहा था ना, तो पीयूसीएम मेथड में क्या बताया था बताओ, कुछ स्टेप बताए थे मैंने। सबसे पहले फाइनल सैलरी निकालते थे। फाइनल सैलरी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नॉर्मल दे रखा है कि सैलरी इतना, ग्रोथ रेट इतना, तो जितने साल दे रखे हैं उसका एक साल कम ग्रोथ लेंगे, क्योंकि वो सैलरी करंट ईयर के एंड की मानेंगे। और अगर 5 साल है तो 4 साल का ग्रोथ लेंगे। लेकिन अगर इंडेक्टेड एट दी बिगनिंग दे रखा है, तो फिर अगर 5 साल है तो 5 साल का ही ग्रोथ लेना है। तो आप फाइनल सैलरी निकालोगे, उसके बेसिस पर बेनिफिट पेबिल निकालोगे। बेनिफिट पेबिल निकल कर आ जाएगा, फिर हम बेनिफिट पेबिल पर एनम निकालते हैं, ठीक है ना। और उसका फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेंगे डिस्काउंट रेट लेकर, तो उल्टा चलेंगे, ये बात ध्यान रखना है। यानी लास्ट वाले को 1 लिखेंगे और फिर उसके ऊपर चलते चलेंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू जो निकालते हैं वो आता है करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट को, करंट सर्विस कॉस्ट जब आ जाएगा तो फिर हम एक लाइबिलिटी शीट बनाते हैं, जिसमें हमारे 4 चीजें होती हैं: ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट और क्लोजिंग बैलेंस। तो ऊपर की 3 चीजों को ऐड कर देते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस होता है। और फिर मैंने आपको एंट्री बताई थी। तो एंट्री क्या थी, सबसे पहले अगर करंट सर्विस कॉस्ट ड्यू होगा, पहले साल तो करंट सर्विस कॉस्ट ही होगा, तो करंट सर्विस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसके बाद करंट सर्विस कॉस्ट को पीएनएल में भेज देते हैं। फिर अगले साल से और लास्ट ईयर तक आपको हर साल 3 एंट्री डालनी है, मतलब कि 2 ही एंट्री बनेंगी: इंटरेस्ट डेबिट, करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ। और फिर इंटरेस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट को पीएनएल में भेज दिया जाता है, ठीक है ना। ये 2 एंट्री बनेंगी हर साल, और लास्ट ईयर में जाकर ये 2 एंट्री के साथ साथ एक लास्ट एंट्री और बनती है: प्रोविजन फॉर पीबी डीबीओ डेबिट टू बैंक, यानी पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये एंट्री भी मैंने आपको बताई थी। चलिए, अब हम जरा एक आध क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद में चलेंगे। आ गया।
हाँ, 1 मिनट। देखो जी, पहले तो हम लोग जरा एक क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक का क्वेश्चन है, और देखो एग्जाम में अगर मुझे लगता है कि अगर पीयूसीएम मेथड से क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। एन एम्प्लॉई रोशन हैज ज्वाइंड ए कंपनी XYZ in the year 20X1. The annual emoluments of Roshan as decided is 14,90,210। ये उसका एनुअल सैलरी है। The company also has a policy of giving a lump sum payment of 25% of last drawn annual salary of employee for each completed year of service if the employee retire after completing minimum 5 year of service। यानी हर साल का जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी, मतलब फाइनल सैलरी, उसका 25% ये उसको एक तरीके से लमसम पेमेंट देंगे, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया। ठीक है ना। पे कब होगा? 5 साल के बाद जाकर। समझ गए? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का। द सैलरी ऑफ रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर एनम। ये ग्रोथ रेट है। द कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर and it is expected that he will complete the minimum 5 year term before retiring, thus he will get 5 yearly increment। बताओ, इंडक्टेड एट द बिगिनिंग है, इसका मतलब ग्रोथ रेट कितने साल का लेना है? 5 साल का लेना है। मतलब 14,90,210 को 1.1 इंटू 1.1 करना है आपको कितनी बार? 5 बार करना है। आगे कहते हैं, व्हाट इज द अमाउंट द कंपनी शुड चार्ज इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर एज कॉस्ट फॉर द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। मतलब एक तो करंट सर्विस कॉस्ट पूछ रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट सर्विस कॉस्ट एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज पर ईयर एज्यूमिंग ए डिस्काउंट रेट 8%। और यहां देखो पीवी फैक्टर 8% की। अब देखो इन्होंने खुद ही उल्टा करके दे रखा है, इन्होंने खुद ही उल्टा करके दे रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो लास्ट में बिल्कुल 1 दे रखा है। तो बताओ जरा फटाफट, पहले तो फाइनल सैलरी बताओ, पहले फाइनल सैलरी बताओ जल्दी से। पहले फाइनल सैलरी देख लो, 45 लाख कहां होगा? चौबीस लाख पक्का? ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर है 2। सबसे पहले तो हमें नंबर 1 कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट, टोटल बेनिफिट पेबल। टोटल बेनिफिट पेबल, टोटल बेनिफिट पेबल में सबसे पहले निकालिए फाइनल सैलरी। ऑफ रोशन आफ्टर 5 ईयर।
टोटल सैलरी ऑफ रोशन आफ्टर 5 years 14,90,210 इंटू 1.1 इंटू 1.1 क्योंकि ग्रोथ रेट 10% है, इंटू 1.1 इंटू 1.1। अगर इंडक्टेड एट द बिगिनिंग ना दिया होता तो यहीं रुक जाते, ठीक है, लेकिन इंडक्टेड एट द बिगिनिंग है तो 5 साल का ग्रोथ लेना है आपको। कितना आएगा? पूरा 24 लाख। ठीक है, उसके बाद है एनुअल बेनिफिट पेबिल। अब एनुअल बेनिफिट पेबिल निकालोगे तो 24 लाख का 25% है, 24 लाख का 25%, बताओ कितना? 6 लाख। और टोटल बेनिफिट पेबिल इस 6 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल बेनिफिट्स पेबिल आफ्टर 5 years तो वो होगा 6 लाख इंटू 5, तो बोलो कितना? 30 लाख। ये आपका टोटल बेनिफिट पेबिल है। ये हमारा पहला हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? करंट सर्विस कॉस्ट। और करंट सर्विस कॉस्ट में ये जो 6 लाख हर साल का जो एनुअल बेनिफिट है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आपको उल्टा चलना है। उल्टा मतलब लास्ट ईयर वाले को 1 लेना है, फिर उसके ऊपर जो भी प्रेजेंट वैल्यू आता रहेगा वो लेना है। अब इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है, तो नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSC। यहां लिखेंगे ईयर्स 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहां एनुअल बेनिफिट, एनुअल बेनिफिट हर साल का है 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, फिर 6 लाख और 6 लाख। ये आपका हर साल का एनुअल बेनिफिट है। इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @8% से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां से चलना है। यहां पहले 1 लिख दो, क्योंकि 6 लाख जो है 5th ईयर के एंड में पे किया जाएगा। तो जब 6 लाख पे करोगे तो उसकी 6 लाख की वैल्यू होगी, लेकिन जो ये 6 लाख आप 5th ईयर के एंड में पे करोगे उसकी आज की वैल्यू 6 लाख नहीं होगी, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है आपको, तो क्या गिवन है जरा बताओ। लास्ट वाले से चलना, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो 0.735, इसको फर्स्ट ईयर में लेना है। वैसे तो अगर आप खुद निकालते तो पहले एक यहां लिख देते, फिर उसके आगे जो बढ़ते रहते वो लास्ट में पहुंच जाते, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है। तो 0.735, फिर है 0.794, उसके बाद है 0.857, और उसके बाद है 0.926। ये आपको गिवन है। और अब यहां पर ये जो निकल कर आएगा इसको बोलेंगे CSC, यानी करंट सर्विस कॉस्ट। फटाफट बताओ कितना? क्या ये बात ठीक है यहां तक? अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके बताओ करंट सर्विस कॉस्ट कितना? 441 पूरा, ठीक है। ये 476,400, उसके बाद 5,14,200,
उसके बाद 555 600, और ये तो 6 लाख ही होगा। यह आपका करंट सर्विस कॉस्ट हो गया। अब लायबिलिटी शीट और बनानी है 5 साल की। बस यही दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, एक करंट सर्विस कॉस्ट और एक लायबिलिटी शीट। तो यहां लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ ईच ईयर। इंटरेस्ट भी पूछा है ना, तो इंटरेस्ट भी लिख देना। तो स्टेटमेंट शोइंग इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी ऑफ ईच ईयर। ईच ईयर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। सबसे पहले ए, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस पहले साल तो नील होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट है 8%, तो A इंटू 8%, तो पहले साल इंटरेस्ट भी नील होगा। सी, करंट सर्विस कॉस्ट, तो पहले साल का गिवन है 4,41,000, और इन सब का टोटल जो है वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो A प्लस B प्लस C, तो 4,41,000। तो ये पहले साल की लायबिलिटी आ गई, और पहले साल के P&L में 4,41,000 चले जाएंगे। यानी एंट्री अगर पहले साल की मैं बनाऊं तो एंट्री होगी करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 4,41,000 से, और करंट सर्विस कॉस्ट P&L में चला जाएगा, और प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। सेकेंड ईयर में इसका ओपनिंग बैलेंस 4,41,000, यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब इस बार 8% का इंटरेस्ट, बोलो कितना? 35,280, और इस साल का जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो है 476,400। और अब बताओ मेरे को टोटल। 952,680। ठीक है, फिर थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 952,680। अब उसका 8%, 76,214, 72, 76,214 है, 76,214। ठीक है। अच्छा, अगले साल का ये है 514,200, और अब बताइए जरा थर्ड ईयर के एंड का 15,43,000, 094, 094, यह आ जाएगा 15,43,094। अब बताओ 8% के हिसाब से 123,448, और इस बार का है 5,55,600। टोटल बताओ 22,142। अच्छा, इस ओपनिंग बैलेंस को इधर उठा कर लाएंगे, 22,22,142। अब यहां पर देखो, ये होगा हमारा लास्ट ईयर में 24 लाख। ठीक है, और अमाउंट पहले ही लिख देंगे लास्ट ईयर में 24 लाख, और हमें CSC है 6 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट ले लेंगे लास्ट ईयर का। ठीक है, लास्ट ईयर में बैलेंसिंग फिगर को इंटरेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि टोटल बेनिफिट 24 लाख है जो 5 साल के बाद देना है।
6 लाख करंट सर्विस कॉस्ट है, ओपनिंग बैलेंस पता है, तो बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट ले लो, कितना आएगा? चार लाख तो नहीं आएगा यार इंटरेस्ट, 1 लाख कुछ ही आएगा। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 24 लाख में से 6 लाख घटा दो, 22,22,142 घटा दो, इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा 30 देना है, कितना देना है? अरे यार 30 लाख है, सॉरी, ठीक है, 1,77,858। अगर कैलकुलेट भी करोगे तो यही आएगा, लगभग इसी के आसपास आएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेट भी करोगे इसी के आसपास ही आएगा ना। 22,22,142 का 8% निकालना, कितना आ रहा है? हाँ तो वो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है लास्ट में पॉइंट की वजह से, तो इसलिए लास्ट वाले में आप बैलेंसिंग फिगर लेते हो। बस ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है। बताओ जी, क्या हुआ? हेलो जी, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? चलो मैं अब एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करवा देता हूं आपको, वैसे तो कर ही लोगे आप, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, अभी आगे और चीजें मैं करवाऊंगा ही। एक तो ये 4 नंबर क्वेश्चन लीव वाला है, जरा एक बार देखो, ऐसी ओरली हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, एन एंटरप्राइज हैज 100 एम्प्लॉइज हु आर ईच इंटाइटल टू 5 वर्किंग डेज ऑफ लीव फॉर ईच ईयर। हर किसी को 5 छुट्टी अलाउड है हर साल की, ठीक है, 5 छुट्टी अलाउड है। कहते हैं अनयूज्ड लीव में बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 कैलेंडर ईयर। अगर कोई 5 दिन की छुट्टी नहीं ले पाया, जैसे मान लो 3 दिन ही ले पाया, तो 2 दिन की उसकी लीव बची, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, बस 1 साल के लिए। द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ द करंट ईयर इंटाइटलमेंट एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी लीफो बेसिस पर है। तो अगर मान लीजिए अगले साल जाकर आपको छुट्टी लेना है, तो पहले 5 दिन की छुट्टी अगले साल वाली लेनी पड़ेंगी, फिर इधर से जो कैरी फॉरवर्ड होंगी वो बाद में लोगे, तो लीफो बेसिस पर आपको अलाउड होती हैं। 31 दिसंबर 2004 को द एवरेज अनयूज्ड इंटाइटलमेंट इज 2 डेज पर एम्प्लॉय। मतलब इस साल सिर्फ 3 ही छुट्टी ले पाए एम्प्लॉय, तो इसका मतलब 2 छुट्टी जो है वो अनयूज रह गई, जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो अगले साल जाकर आप मैक्सिमम छुट्टी कितनी ले सकते हो? 7 दिन की, लेकिन 7 दिन में पहले 5 दिन की तो अगले साल वाली, फिर ये 2 वाली अलाउ कर सकते हो आप, ठीक है। आगे कहते हैं द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू दैट 92 एम्प्लॉई विल टेक नॉट मोर देन 5 डेज ऑफ लीव इन 2005। यानी 92 एम्प्लॉई तो 5 दिन से ज्यादा की छुट्टी ले ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 2 दिन की लीव कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये 92 एम्प्लॉई तो ले ही नहीं पाएंगे। अब बचे कितने एम्प्लॉई? 8 एम्प्लॉई बचे, 8 एम्प्लॉई बचे। दैट द रिमेनिंग 8 एम्प्लॉई विल टेक एन एवरेज ऑफ 6.5 डेज लीव। बाकी एम्प्लॉई जो बचे 8, वो 1.5 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, मतलब
6.5 डे की लेंगे, 6.5 दिन की, तो उसमें से 5 तो वो करंट ईयर वाली ले लेंगे, बाकी 1.5 इसमें से ले सकते हैं। ठीक है। कैलकुलेट लाइबिलिटी इन नंबर ऑफ डेज, कितने दिन का हमको प्रोविजन बनाना चाहिए वो पूछ रहा है। तो 8 इंटू 1.5, तो कितने दिन का प्रोविजन बनाना चाहिए? 12 दिन का प्रोविजन बनाना चाहिए। जितनी देर क्वेश्चन पढ़ने में लगी, सॉल्यूशन में उतना टाइम लगा। 1 सेकंड का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ कितने दिन की छुट्टी वो ले सकता है। तो 12 दिन का प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सैलरी पर डे गिवन होती, तो 12 को सैलरी पर डे से मल्टीप्लाई कर देते, तो प्रोविजन अमाउंट में भी आ जाता कि कितने दिन का अमाउंट बनेगा। तो यही देखो सॉल्यूशन यहां पर दे भी रखा है इन्होंने, 12 दिन की छुट्टी। ठीक है, चलिए ये आंसर है। ये इसके आगे का ये क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन है, वो गलती से छप गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। बोलो क्या यहां तक क्लियर है? चलो जी, अब आप अपनी कॉपी खोलिए फटाफट और उसमें एक हेडिंग डालिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में ही कहां तक मैंने पॉइंट आपको लिखवाए थे? कितने पॉइंट? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन चल रहा था हमारा, मतलब डिफाइंड बेनिफिट प्लान। उसमें आप हेडिंग डालोगे चेंजेस इन एक्चुरियल एजम्पशन। चेंजेस इन एक्चुरियल एजम्पशन, चेंजेस इन एक्चुरियल एजम्पशन। कोई पॉइंट नंबर है नहीं है इसमें? ये 4। चलो छोड़ो, लिखो चेंज इन एक्चुरियल एजम्पशन। मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअली होता है वो कुछ एजम्पशन लगाता है, डेमोग्राफिक और फाइनेंशियल। एक्चुअली की एजम्पशन में कभी भी चेंज होगा ना, तो हमारी लायबिलिटी फिर से चेंज हो जाती है, यानी रिकैलकुलेट करनी पड़ती है हमको लायबिलिटी। कैसे? जरा ध्यान से देखना। हमने एक प्लान यहां से शुरू किया और यहां तक चलेगा वो 5 साल। मान लो 3rd ईयर के बिगिनिंग में या 2nd ईयर के एंड में जाकर जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे, मान लो 10%, जिसके बेसिस पर हमने डिस्काउंटिंग की थी, करंट सर्विस कॉस्ट निकाला था, तो ये जो डिस्काउंट रेट है ये एक्चुअली अपनी एजम्पशन से देता है कि ये डिस्काउंट रेट है। अब हमने 10% के हिसाब से यहां पर एक लायबिलिटी निकाल ली और हमारी लायबिलिटी 2nd ईयर के एंड में निकल कर आ रही है, मान लो 1.5 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पर। जो करंट सर्विस कॉस्ट इंटरेस्ट मिलाकर 2nd ईयर के एंड में लायबिलिटी आ रही है 1.50। किस रेट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। 3rd ईयर के बिगिनिंग में जाकर एक्चुअली को लगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं होना चाहिए, बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 12%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। तो जब भी एक्चुअली की अजम्पशन में चेंज होगा तो वो प्रोस्पेक्टिवली नहीं होता, रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। यानी 10% के हिसाब से हमने 1.5 लाख की लायबिलिटी निकाली, फिर हम अब पिछले 2 साल की लायबिलिटी फिर से रिकैलकुलेट करेंगे। जानते हो किस बेसिस पर? 12% के हिसाब से। और मान लीजिए रिकैलकुलेशन करने के बाद मेरी लायबिलिटी आ गई 1,35,000, क्योंकि रेट बढ़ाओगे तो लायबिलिटी घटेगी पक्का, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू घटेगी। जैसे जैसे रेट बढ़ाते जाओगे प्रेजेंट वैल्यू गिरती जाएगी, ये रूल है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम होंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कम होंगे तो अमाउंट भी कम आएगा। भाई एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं 1 लाख रुपए का 1 साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से निकालो, तो 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 0.909। तो 1 लाख इंटू 0.909 करोगे तो 90,900 आएगा। लेकिन अगर यही मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ले लूं तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करो तो कितना होगा? 0.893 होगा शायद, 12% के हिसाब से होगा ना। तो 1 लाख को अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 89,300 आ रहा है। तो लायबिलिटी घट गई या नहीं घट गई?
रेट जैसे ही बढ़ाओगे लायबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और रेट अगर कम करोगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ गए? तो हमने क्या किया, हमने रेट बढ़ा दिया, यानी एक्चुअरी ने रेट बढ़ा दिया, एजम्पशन अपने एजम्पशन में चेंज कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो गया। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होगा लायबिलिटी आपकी घट जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी पिछले 2 साल की रिकैलकुलेट की जाएगी। हम कहेंगे अगर शुरू से ही ये 12% का रेट होता तो आज लायबिलिटी क्या होती, 10% के हिसाब से 1.5 लाख आ रही थी और आज आ रही है 1,35,000। तो बताइए लायबिलिटी कितने से कम हो गई, 15,000 से। ये जो 15,000 रुपए का जो चेंज आया ना, दिस इज कॉल्ड एक्चुरियल चेंज ड्यू टू एक्चुरियल एजम्पशन। और एक्चुरियल एजम्पशन की वजह से जो भी हमारी लायबिलिटी में चेंजेस आते हैं वो या तो एक्चुरियल गेन होगा या एक्चुरियल लॉस होगा। अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक्चुरियल लॉस होगा, और लायबिलिटी घटेगी तो एक्चुरियल गेन होगा। तो बताइए लायबिलिटी घटी या बढ़ी, घटी है, तो क्या है ये 15,000, ये एक्चुरियल गेन है। ठीक है, और एएस 15 कहता है एक्चुरियल गेन हो या एक्चुरियल लॉस हो, इमीडिएटली उठाओ उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। अब एक्चुरियल गेन है तो इनकम होगा तो क्रेडिट होगा टू एक्चुरियल गेन, और लायबिलिटी कम हो रही है तो बताइए लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर पीवीडी, मतलब प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन डेबिट टू एक्चुरियल गेन। समझ में आई बात? ठीक है ना, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगी और एक्चुरियल गेन क्रेडिट हो जाएगा, और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, मान लीजिए यही एक्चुरियल लॉस आया होता तो एंट्री होती है एक्चुरियल लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और आपके लिए लॉस है। तो एक्चुरियल एजम्पशन में चेंज होने से आपकी लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी हमारे लिए लॉस है, उसको एक्चुरियल लॉस बोलते हैं, और उठाकर इमीडिएटली पीएनएल में भेज देते हैं। अगर लायबिलिटी घटेगी तो हमारे लिए एक्चुरियल गेन है, तो एक्चुरियल गेन है तो उसको हम इमीडिएटली पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं इनकम मानकर। समझ गए? ठीक है, तो यही एजम्पशन में चेंज होता है। अच्छा, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगर कभी भी चेंज होगा तो आपको गिवन होगा कि लायबिलिटी एक्चुरियल एजम्पशन के हिसाब से पहले इतनी थी अब इतनी है, तो आप देख लोगे कितना चेंज हुआ, लायबिलिटी बढ़ी है या घटी है। अगर लायबिलिटी बढ़ी है तो लॉस होगा, लायबिलिटी घटी है तो गेन होगा, और आपको एंट्री डालनी है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्री होगी एक्चुरियल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ, और लायबिलिटी घटेगी तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डीबीओ अकाउंट डेबिट टू एक्चुरियल गेन। और लॉस हो या गेन हो दोनों ही कहां जाएंगे, पीएनएल में चले जाएंगे। समझ गए? ठीक है, तो यहां पर लिखिए चेंज इन एक्चुरियल एजम्पशन, लिखिए वेन एवर देयर इज चेंज इन actuarial assumption, whenever there is change in actuarial assumption, whether demographic or financial, whether demographic or financial, there will be change in liability amount, because assumptions are changed retrospectively, ठीक है, एजम्पशन में चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली होता है तो इसलिए लायबिलिटी में चेंज होगा। एक्चुरियल
gain or loss will arise whenever there is a change in actuarial assumption and it is calculated as under. It is calculated as under. Original liability before change. Revised liability revised liability recalculated after change in assumption. After change in assumption. इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ या डिक्रीज इन लायबिलिटी हो सकता है, ठीक है ना। इफ इंक्रीज बताइए क्या होगा, एक्चुरियल लॉस। इफ डिक्रीज तो ये क्या होगा, एक्चुरियल गेन। अच्छा, चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, दोनों ही कहां ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। अगर मेरे को एंट्री बनानी पड़ी तो देखो एंट्री कैसे बनाएंगे। नंबर 1, व्हेन इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी में इंक्रीज होता है तो एंट्री होगी एक्चुरियल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ, ये एंट्री बनेगी। क्योंकि लॉस है तो डेबिट होगा और प्रोविजन फॉर डीबीओ क्रेडिट होगा। अच्छा जी, अगर प्रॉफिट है यानी इंक्रीज है, डिक्रीज है सॉरी, व्हेन डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो एंट्री क्या होगी बताओ। क्यों जी, प्रोविजन फॉर डीबीओ डेबिट टू एक्चुरियल गेन अकाउंट। और चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों ही पीएनएल में चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताना एंट्री क्या बनेगी। लो जी, एग्जांपल नंबर 1 है इसमें, प्रोविजन फॉर डीबीओ ऑन 31 मार्च 25
और ये है एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में है ये, और ये आया मान लो 10,50,000। आगे लिखेंगे, ऑन द अबव डेट rate of interest is revised by actuary ठीक है, and it is reduced due to which liability of last 3 year is recalculated and it came rupees 11,10,000। ये 11,10,000 आ गई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। कम हो गया तो आपने लाइबिलिटी को फिर से रिकैलकुलेट किया पिछले 3 सालों की, और अब लाइबिलिटी आई 11,10,000। पास जर्नल एंट्री फॉर सच चेंज। इस चेंज का एंट्री बनाना है आपको। पहले ये बताओ, एक्चुरियल गेन है या एक्चुरियल लॉस है? क्यों जी, लॉस है? एक्चुरियल लॉस है, तो एंट्री बताओ क्या होगी। पहले तो कैलकुलेशन कर लो, तो यहां लिखोगे एक्चुरियल लॉस। पहले लायबिलिटी 10,50 थी, अब लायबिलिटी हो गई 11,10। तो 11,10 में से 10,50 घटा दो तो कितने से लायबिलिटी बढ़ गई? 60,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, तो एक्चुरियल लॉस हो गया। अब एंट्री बताओ क्या होगी, जर्नल एंट्री। पहली एंट्री होगी एक्चुरियल लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज्ड। $60,000 से। और सेकेंड एंट्री क्या बनेगी बताना। एक्चुरियल लॉस को कहां भेज दोगे? पीएनएल में भेज दोगे। तो एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्चुरियल लॉस अकाउंट, 60,000 से। यह आ जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड या लॉस ट्रांसफर्ड। ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 को ही लेता हूं, और मैं कहता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया जिसकी वजह से लायबिलिटी घट गई, यह भी हो सकता है ना। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 में एज्यूम in example number 1 that rate of interest has been increased due to which
लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड रुपीज, डिक्रीज्ड बाई रुपीज, या डिक्रीज टू कर दो, डिक्रीज टू 10,05,000। 10.5 लाख थी, 10,05,000 हो गई। पास जनरल एंट्री, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया जिसकी वजह से लायबिलिटी घट गई। अब लायबिलिटी पहले 10.5 थी, अब 10.5 हो गई, तो कितने से घट गई? 45,000 से। तो बताइए पहले एक्चुरियल गेन निकालना पड़ेगा इस केस में, तो सॉल्यूशन में लिखोगे एक्चुरियल गेन। एक्चुरियल गेन होगा 10,50,000, पहले लायबिलिटी थी और अब है 10,05,000, तो बोलो कितनी? 45,000। तो एंट्री बताओ क्या होगी? प्रोविजन फॉर डीबीओ अकाउंट डेबिट टू एक्चुरियल गेन, यानी पहली एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डीबीओ डेबिट टू एक्चुरियल गेन बीइंग लायबिलिटी रिड्यूस्ड। $45,000 से। और नंबर 2, एक्चुरियल गेन को पीएनएल में भेजा जाएगा, तो एंट्री होगी एक्चुरियल गेन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, कितने से? 45,000, 45,000। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्चुरियल एजम्पशन में। अच्छा, एक्चुरियल एजम्पशन बहुत तरह से चेंज हो सकती है, डेमोग्राफिक की वजह से चेंज हो सकती है, फाइनेंशियल चेंज हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है। आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा, आपको देगा कि एक्चुरियल एजम्पशन की वजह से लायबिलिटी इतनी हो गई, बढ़ गई या घट गई। आपको एक्चुरियल गेन या लॉस निकालना है और उसकी एंट्री बना देनी है बस। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? आपको बोलेगा लायबिलिटी बढ़ गई, उसकी वजह से 1 लाख रुपए का एक्चुरियल लॉस हो गया। अब उस लॉस को वो 5 सालों में राइट ऑफ कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। बताओ सही है या गलत है? लायबिलिटी बढ़ गई, एक्चुरियल लॉस हो गया। एक्चुरियल लॉस को कहते हैं वो 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर रहा है, या 3 साल में थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर रहा है। ऐसा होगा? इमीडिएटली एक्चुरियल गेन हो, एक्चुरियल लॉस हो, इमीडिएटली उठाकर पीएनएल में डालना है। कोई डेफरमेंट नहीं होगा उसका, कोई उसका एलोकेशन नहीं होगा। ठीक है ना? तो कभी भी एक्चुरियल गेन होगा, एक्चुरियल लॉस होगा, तुरंत उठाकर उसे पीएनएल में भेजना है। जिस ईयर में हुआ उसी ईयर के पीएनएल में जाएगा, वो इंस्टॉलमेंट में नहीं जाएगा। अगर दे रखा है आपको तो ऐसा गलत ट्रीटमेंट है वो। समझ गए? ठीक है, तो ये था हमारा चेंज इन एक्चुरियल एजम्पशन। चलिए अब हम बात करते हैं, एक नया इसमें चीज और है, और वो है चेंज इन प्लान या मॉडिफिकेशन इन प्लान। यानी अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन आपने प्लान में कर दिया। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था, आपने कहा कि 25%, अभी रोशन वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें बेनिफिट कितना परसेंट था? 25%। कंपनी ने 2 साल के बाद जाकर बोला या 3 साल के बाद जाकर बोला कि भाई बेनिफिट हम बढ़ा रहे हैं, अब हम 5 साल के बाद जाकर तुमको 25% नहीं देंगे बल्कि 35% देंगे। तो बेनिफिट बढ़ा दिया, अमेंड कर दिया बेनिफिट। और जनरली बढ़ाया ही जाता है, कम नहीं किया जाता।
ठीक है, कम करोगे तो एम्प्लॉय मानेगा ही नहीं, तो कम करती भी नहीं है कंपनी, बढ़ा सकती है। हाँ, एम्प्लॉय ने मेहनत से काम किया तो वो बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा देते हैं, तो बेनिफिट बढ़ गया। अब बताइए बेनिफिट बढ़ेगा तो क्या लायबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। और बढ़ेगी भी बेनिफिट जब हम बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा हमने यहां से प्लान स्टार्ट किया, यहां से, और 5 साल में प्लान हमको वापस देना है, मतलब पेमेंट करना है। पहले प्लान था 25%, तो आप 25% के हिसाब से ये लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे हर साल। यहां पर करंट सर्विस कॉस्ट निकाला होगा, यहां निकाला होगा, यहां निकाला होगा, यहां निकाला, यहां निकाला, ये करंट सर्विस कॉस्ट निकाला होगा आपने 25% के हिसाब से। अब यहां पर अचानक थर्ड ईयर के एंड में जाकर आप कहते हो कि हम प्लान जो है यहां पर, अब पहले 25% यहां पर देने वाले थे। देखो भले ही एक्सपेंसेस आप हर साल रिकॉग्नाइज कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन पेमेंट कब करना है आपको? 5 साल के बाद जाकर करना है। पेमेंट तो अभी करना नहीं है, बस यहां पर एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करते हो, यहां करते हो, यहां यहां यहां, सब में थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करते हो, लेकिन सबका पेमेंट कब होता है? 5 साल के बाद जाकर। अब थर्ड ईयर के एंड में जाकर आपने डिसाइड किया कि हम अब 25% नहीं देंगे यहां पर, बल्कि कितना देंगे? 35% देंगे। अभी आपने ये जो सर्विस, जो आपने एनुअल बेनिफिट निकाला होगा हर साल का, जिसकी आपने पास्ट मतलब करंट सर्विस कॉस्ट निकाली होगी, वो किस बेसिस पर निकाली होगी? 35 के हिसाब से या 25 के हिसाब से? 25 के हिसाब से निकाली होगी। अब आपने यहां पर कह रहे हो नहीं, मेरे को 5 साल के बाद अब मैं जाकर पेमेंट जब करूंगा तो 35% करूंगा। तो बताइए क्या आपको रिकैलकुलेशन करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो इस केस में क्या होता है, जब हम अपनी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कोई चेंज करते हैं, तो ये एक्चुअरियल अजम्पशन में चेंज नहीं है, ये क्या है? ये हमारे एस्टिमेट में चेंज है। यानी कंपनी ने बेनिफिट चेंज कर दिया, तो इसमें अब एक्चुअली थोड़ी ना कुछ करेगा। एक्चुअरियल अजम्पशन जो होती है ना, वो होती है बाहर की चीजों की, जो कंपनी के बाहर की चीजें हैं। लेकिन कंपनी के अंदर की जो चीजें हैं कि प्लान कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है ना। तो कभी भी प्लान में अगर अमेंडमेंट होता है, प्लान में अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है, तो वो एक्चुअरियल अजम्पशन नहीं होता, वो प्लान मॉडिफिकेशन या प्लान अमेंडमेंट बोलते हैं उसको। तो यहां पर भी लायबिलिटी चेंज होगी। अब लायबिलिटी चेंज होगी तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई जो 25% का हमने कैलकुलेट कर रखी है लायबिलिटी, वो तो ठीक है, वो ऐसे ही चलते रहने दो। कितने से हमने बढ़ा दिया? 10% से बढ़ा दिया। तो आप ऐसा करो ना, 10% का बिल्कुल सेम प्रोसेस के हिसाब से यहां से कैलकुलेशन कर लो 10% का। जैसे आप 25% का कैलकुलेशन किया था, आपने फाइनल सैलरी निकाली थी, फाइनल सैलरी का 25% एनुअल का बेनिफिट था, फिर आपने टोटल बेनिफिट निकाला, फिर उसकी करंट सर्विस कॉस्ट निकाली, यही सब किया था ना। अब आप क्या करो, अब आप वही काम किसका कर लो? 10% का। फाइनल सैलरी उसका 10% निकालो, फिर 10% की वही करंट सर्विस कॉस्ट निकालो, समझे? और फिर उसके हिसाब से टोटल लायबिलिटी निकाल लो 5 साल की। वो जो टोटल चेंज होगा ना 10% के हिसाब से, उसको हम करंट सर्विस कॉस्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट सर्विस कॉस्ट। मतलब जो ओरिजिनल प्लान था 25% वाला, वो तो जैसे था वैसे ही चलता रहेगा, उसकी लायबिलिटी में आप कोई चेंज नहीं करोगे। आप अलग से 10% निकाल लोगे जितना बेनिफिट आपने बढ़ाया, और अलग से 10% निकालने के बाद उसमें जितना लायबिलिटी में इंक्रीमेंट हुआ उसको हम बोलेंगे पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट यानी पीएससी, पास्ट सर्विस कॉस्ट उसको बोलेंगे। और जो पास्ट सर्विस कॉस्ट आएगा ना, वो देखो कितना, कहां से कहां तक का आया, 0 से लेकर यहां से यहां तक का ही तो होगा। टोटल लायबिलिटी में जो इंक्रीमेंट हुआ प्लान चेंज की वजह से, वो यहां से यहां तक का होगा। ये इसको हम पास्ट सर्विस कॉस्ट बोलेंगे। अब इस पास्ट सर्विस कॉस्ट में मान लीजिए जो लायबिलिटी में इंक्रीमेंट हुआ टोटल 5 सालों का इस प्लान को चेंज करने की वजह से, वो मान लीजिए हुआ 2 लाख रुपए, एग्जाम्पल के तौर पर 2 लाख रुपए लायबिलिटी में चेंज हुआ पूरे 5 साल का। अब इसमें यह देखो कितना पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। बताओ कितना पीरियड एक्सपायर हो चुका है? 3 साल एक्सपायर हो चुका है,
और 2 साल अभी एक्सपायर होना बाकी है। जो पीरियड एक्सपायर हो चुका है दैट इज कॉल्ड वेस्टेड पीरियड। क्या बोलेंगे? वेस्टेड पीरियड। और जो पीरियड अभी एक्सपायर होना बाकी है उसको बोलते हैं अनवेस्टेड पीरियड। वो क्या होगा? अनवेस्टेड पीरियड। तो इस 2 लाख को हम 3 साल और 2 साल में बांटेंगे। 3 साल और 2 साल में बांटेंगे। यानी अगर 2 लाख 5 साल का है तो इसको 5 से डिवाइड करो तो 1 साल का कितना होगा? 40,000। तो 40,000 इंटू 3, तो इस पीरियड का कितना है? 1,20। और इस पीरियड का कितना है? 80। इस 2 लाख को टोटल को बोलेंगे तो पास सर्विस कॉस्ट। लेकिन जब आप इसको 2 पार्ट में बांटोगे, जो पीरियड एक्सपायर हो गया और जो पीरियड एक्सपायर होना बाकी है, तो जो पीरियड एक्सपायर हो गया उससे रिलेटेड जो इंक्रीज इन कॉस्ट है उसको एक्चुअल में पास सर्विस कॉस्ट बोलेंगे और उसे इमीडिएटली पीएनएल में भेज देंगे। लेकिन जो पीरियड एक्सपायर होना बाकी है उससे रिलेटेड जो सर्विस कॉस्ट है, पास सर्विस कॉस्ट, उसको बोलते हैं अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, यानी यूपीएससी। शॉर्ट में बोले तो यूपीएससी, अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। और इसको भी पीएनएल में अमोर्टाइज करेंगे, लेकिन जितने पीरियड बचा हुआ है उसमें एसएलएम बेसिस पर। तो जैसे 80,000 2 सालों में डिवाइड करना है आपको, तो जब चौथा साल बीतेगा तो 40,000 पीएनएल में डाल दोगे, फिर जो 5वां साल बीतेगा तो फिर 40,000 पीएनएल में डाल दोगे। समझ गए ना? तो आपको गिवन होगा कि कितनी लायबिलिटी बढ़ गई ड्यू टू अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन इन प्लान। उस लायबिलिटी को आपको 2 पार्ट में बांटना है। 2 पार्ट में कैसे? जितना पार्ट पीरियड एक्सपायर हो गया और जितना पीरियड अभी एक्सपायर होना बाकी है। जो पीरियड एक्सपायर हो गया उसको वेस्टेड पीरियड बोलते हैं, जो पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? अनवेस्टेड पीरियड। वेस्टेड पीरियड का जो पास सर्विस कॉस्ट होगा वो तो पास सर्विस कॉस्ट बोलकर इमीडिएटली पीएनएल में डाल दो, क्योंकि वो ईयर बीत चुके हैं, एम्प्लॉय उसकी सर्विस दे चुका है ऑलरेडी, तो वो आप उसकी कॉस्ट पीएनएल में डाल दो। लेकिन जो अभी पीरियड एक्सपायर होना बाकी है उसमें एम्प्लॉय सर्विस देना भी बाकी है, तो उसका जैसे 1 साल बीतेगा तो उसमें से आधा जितना भी पीरियड बचा होगा आप क्या करोगे? 80,000 को रिमेनिंग पीरियड में बराबर बराबर बांट दोगे। तो 2 साल बचे हैं ना, तो 80,000 को 2 से डिवाइड करो, तो 40,000 1 साल में डाल देंगे, 40,000 अगले साल पीएनएल में डाल देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो 31 मार्च 2025 को मान लो 3 साल एक्सपायर हो चुके थे, यहां पर जो लायबिलिटी में इंक्रीमेंट हुआ उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री देखो क्या बनेगी। हम क्या करेंगे? पहले पीएससी को डेबिट करेंगे। पीएससी होता है जो पीरियड एक्सपायर हो चुका है उससे रिलेटेड, तो वो कितना है? 1,20। फिर यूपीएससी डेबिट करेंगे, वो कितना? 80। और टोटल लायबिलिटी कितने से बढ़ा? 2 लाख से, तो उसको क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर डीबी। ये आपकी एंट्री बनेगी। मतलब जितना लायबिलिटी बढ़ा उतने से प्रोविजन फॉर डीबीओ तो क्रेडिट होगा 2 लाख से, लेकिन सारा का सारा अभी हम पीएनएल में नहीं लेकर जाएंगे। जितना पीरियड एक्सपायर हो गया वो क्या कहलाएगा? पास सर्विस कॉस्ट। तो इसको तो तुरंत पीएनएल में डाल दो। लेकिन जो ये यूपीएससी वाला पार्ट है, इस यूपीएससी वाले पार्ट को आप जितना पीरियड बचा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा करके पीएनएल में डालोगे एसएलएम बेसिस पर। तो अगर 2 साल बचे हुए हैं तो 2 साल में डालोगे, 3 साल बचे हुए हैं तो 3 साल में डालोगे। ठीक है, ये आपने एंट्री बना दी। यानी टोटल अमाउंट से लायबिलिटी तो बढ़ गई, टोटल अमाउंट से लायबिलिटी तो बढ़ गई 2 लाख से। ठीक है, इसमें से 1,20 तो तुरंत पीएनएल में चला गया। अब ये जो यूपीएससी का 80,000 का बैलेंस बचा, ये तो आपने पीएनएल में डाला नहीं, ये तो पीएनएल में डाला नहीं, तो अब इसको कहां दिखाएं? इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। भाई ये डेबिट बैलेंस है, इसको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। बताओ जी, पीएनएल में डालना पड़ेगा। तो इसको, ये तो पीएनएल में चला जाएगा, अब इसको कहां दिखाएं? ये डेबिट बैलेंस है, अब ये एसेट तो है नहीं जो हम एसेट साइड में दिखाते हैं, तो अब कहां दिखाएं इसको? तो एएस 15 कहता है कहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। जो प्रोविजन फॉर पीवीडीबीओ जो है ना, यानी प्रोविजन फॉर डीबीओ जो है, वो जो होगा उसमें से आप यूपीएससी माइनस करके दिखा दो बैलेंस शीट में। मतलब डेबिट बैलेंस है, एसेट में दिखा नहीं सकते क्योंकि ये एसेट है नहीं।
तो कहां दिखाएं? तो लायबिलिटी में से घटाकर दिखा दो। तो पहले आपने बढ़ाया पीवीटीपीओ और उसी में से बस प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में घटाकर दिखा दो। तो ये इसका प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, समझ में आई बात? अमेंडमेंट इन प्लान। चलो जरा फटाफट, तो यहां पर लिख लीजिए, आप हेडिंग डालो, अमेंडमेंट ऑब्लिक मॉडिफिकेशन इन प्लान। बताओ जी, हेडिंग डालो, अमेंडमेंट इन प्लान। ऑब्लिक मॉडिफिकेशन। इसमें लिखेंगे वेन एवर देयर इज चेंज इन प्लान, change in plan or modification in plan by company due to which there is increase in liability, then following procedure is adopted. First of all, calculate total increase in liability. Total increase in liability due to amendment oblique modification. अमेंडमेंट ऑब्लिक मॉडिफिकेशन। अमेंडमेंट की वजह से या मॉडिफिकेशन की वजह से जो भी लायबिलिटी में चेंज हुआ पहले वो निकाल लो। उसके बाद इंक्रीज इन लायबिलिटी फॉर द पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर्ड, जिसको हम बोलते हैं वेस्टेड पीरियड। इंक्रीज इन लायबिलिटी फॉर द पीरियड ऑलरेडी एक्सपायर्ड, जिसको वेस्टेड पीरियड बोलते हैं, विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज पास्ट सर्विस कॉस्ट, शॉर्ट में बोले तो पीएससी, एंड इट विल बी चार्ज टू पीएनएल
it will be charged to P&L immediately. ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इंक्रीज इन लायबिलिटी फॉर द पीरियड येट टू एक्सपायर। जो पीरियड अभी भी एक्सपायर होना बाकी है, जिसको बोलेंगे अनवेस्टेड पीरियड, ब्रैकेट में लिख लो अनवेस्टेड पीरियड, will be recognized as unamortized past सर्विस कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे यूपीएससी। ठीक है। एंड सच यूपीएससी will be amortized and charged to P&L over the remaining period on SLM basis। एसएलएम तो जानते हो ना, स्ट्रेट लाइन, बराबर बराबर। तो जो पीरियड बचा हुआ है उसमें अनअमोर्टाइज यानी यूपीएससी विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज ए डिडक्शन फ्रॉम बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डीबीओ। प्रोविजन फॉर डीबीओ। तो पहले तो मैं जर्नल एंट्री बता दूं। जर्नल एंट्री, when increase in liability due to amendment oblique modification, तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, पीएससी डेबिट फॉर वेस्टेड पीरियड, यूपीएससी डेबिट फॉर अनवेस्टेड पीरियड, और 2 दोनों में ही लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रोविजन फॉर डीबीओ। ठीक है ना, ये आपकी एंट्री बनेगी। ये हो गया टोटल इंक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा, जो पीएससी है उसका क्या होगा बताओ। पीएससी विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। पीएससी पीएनएल में चली जाएगी। एंट्री बताओ। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएससी अकाउंट। और यूपीएससी बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी, यूपीएससी विल बी शोन इन बैलेंस शीट एज अंडर।
सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डीबीओ, इसमें से माइनस करेंगे यूपीएससी, यानी अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट का जितना बैलेंस बचा हुआ है, और ये जो आएगा ये होगा बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट। बताओ जी, ठीक है यहां तक? क्लियर? आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप बताना एंट्री क्या बनेगी और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन क्या होगा। हटा दो इसे। लिख लिया जी? लिख लिया? इतनी देर में लिखते हो यार। हम्म। चलो एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 ही लिख दो इस कॉन्सेप्ट का। लिखो प्रोविजन फॉर डीबीओ ऑन 31 मार्च 25, एंड ऑफ 3 ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर है ये है मान लो 30 लाख। ठीक है, 30 लाख। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, at the end of third year, plan is amended, plan is amended and benefit increased, due to which total increase total increase in liability rupees 9 लाख। ठीक है, 9 लाख। बेनिफिट पेबल आफ्टर 5 ईयर, बेनिफिट जो पेबल है वो आफ्टर 5 ईयर है। कैलकुलेट पास्ट सर्विस कॉस्ट, अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट, पास्ट जर्नल एंट्री, and also presentation in बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन होगा वो भी बताओ।
टोटल लायबिलिटी में प्लान अमेंडमेंट की वजह से 9 लाख का चेंज हुआ। अब ये 9 लाख का चेंज पूरे 5 साल के लिए हुआ होगा ना, ठीक है। अब कितना पीरियड एक्सपायर हो गया और कितना बचा हुआ है, उसके हिसाब से पास सर्विस कॉस्ट, अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, ठीक है। और फिर जो है आपका एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगा वो निकालो। जरा फटाफट निकाल कर दिखाओ मुझे। इतने मैसेज आ रहे हैं टीचर्स डे पे, तुम लोगों ने तो विश किया नहीं, लेकिन परेशान हो गया हूँ सुबह से रिप्लाई करते करते। और अगर नहीं करूंगा रिप्लाई तो बच्चे कहेंगे सर ने इग्नोर कर दिया। हो गया? अच्छा जी, कितना आया बताओ, मतलब पास सर्विस कॉस्ट कितना? 540 क्या पास सर्विस कॉस्ट, और यूपीएससी 3,60,000। ओके, इसकी एंट्री
हम्म, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो यहां लिखोगे पास सर्विस कॉस्ट। पास सर्विस कॉस्ट बताओ। 9 लाख पूरा इंक्रीमेंट है, जिसमें से 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं, तो 3/5, तो 5,40,000 जो है ये आपका पास सर्विस कॉस्ट है। अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, अनअमोर्टाइज्ड। तो 9 लाख इंटू 2/5, बोलो 3,60,000। अब अगर जर्नल एंट्री बनाने की बात है तो जर्नल एंट्री होगी पीएससी डेबिट, ये पहली एंट्री होगी। यूपीएससी डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीबीओ बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड। इंक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड, बताइए 9 लाख से टोटल लायबिलिटी इंक्रीमेंट हुआ, जिसमें से 5,40 जो है वो पास सर्विस कॉस्ट है और 3,60,000 यूपीएससी है। अच्छा, ये जो पीएससी है इसको पीएनएल में भेजा जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पास्ट सर्विस कॉस्ट बीइंग पीएससी चार्ज टू पीएनएल। पीएससी को पीएनएल में चार्ज कर दिया जाएगा, कितने से? 5,40 से। उसके बाद में बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटी में एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। उस लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपको दिखाना है प्रोविजन फॉर डीबीओ, तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डीबीओ। अच्छा, कितना है? पहले से था 30 लाख, 9 लाख की लायबिलिटी बड़ी भी तो है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 39 लाख हो जाएगा। भाई 30 लाख पहले से थी लायबिलिटी, 9 लाख की लायबिलिटी बढ़ गई। अब इसमें से आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा यूपीएससी, तो यूपीएससी कितना है? 3,60,000, ये आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा और ये होगा बैलेंस शोन। बताओ कितना? 35,40,000 रुपए ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर सही मायनों में देखा जाए तो आपने वही लायबिलिटी दिखाई है जो वेस्टेड पीरियड की है। वेस्टेड पीरियड की देखो 30 लाख पहले से थी और 5,40 जो पास सर्विस कॉस्ट है। ठीक है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बताओ, ये था हमारा पास सर्विस कॉस्ट का। चलो जी, अब इसमें एक दो चीजें छोटी छोटी और बची हुई हैं। आप लोग एक हेडिंग डालोगे प्लान एसेट।
जी, प्लान एसेट। प्लान एसेट, ठीक है जी, प्लान एसेट। हटा दूं इसे? देखो, प्लान एसेट, अब ये प्लान एसेट होता क्या है? जो पीवीडीबीओ का बैलेंस है, यानी प्रोविजन फॉर डीबीओ का जो बैलेंस है, उसको जब हम कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं प्लान एसेट। मतलब उसे अपने पास रखकर क्या करोगे भाई? अपने पास रखकर तो पैसा अपने बिजनेस में ही जमा करते रहोगे। तो इसको कहीं बाहर इन्वेस्ट करो ताकि कुछ इनकम आए, और जब आपको एम्प्लॉय को बेनिफिट पे करने की जरूरत पड़े तो प्लान एसेट को बेचना, जो भी कलेक्शन आएगा उससे एम्प्लॉय को पेमेंट कर देना। जैसे अगर ध्यान करो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते थे और उस पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते थे, जिसको डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बोलते थे। ऐसे ही प्रोविजन आपने बनाया डीबीओ के लिए, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के लिए, और उस पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्टमेंट भी कोई ऐसे किसी इक्विटी शेयर वगैरह में नहीं लगाते, नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कोई ट्रस्ट सिक्योरिटी खरीद ली, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, जहां पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर, तो वहां पैसा लगाते हैं। ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं पीवीडीबीओ का, उसको बोलते हैं प्लान एसेट। और जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या एम्प्लॉय को बेनिफिट देने की बारी आती है तो प्लान एसेट को बेचते हैं, जो पैसा आता है उसको एम्प्लॉय को पेमेंट कर देते हैं। और ऐसा नहीं होता सारा पेमेंट एक साथ, मतलब एसेट एक साथ बेच देते हैं। एसेट खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। हर साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन निकालकर प्लान एसेट में कर देते हैं, और हर साल कोई ना कोई एम्प्लॉय जाता रहता है तो उसको बेनिफिट पे करना होता है, तो थोड़ा सा प्लान एसेट बेचा, जो पैसा आया एम्प्लॉय को पे कर दिया। इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डीबीओ is invested in outside securities, it is known as, क्या है? It is known as plan asset। बेटा अभी क्लास के बाद आना, अब ये तो सब तुम्ही को देखेंगे। तो इट इज नोन एज प्लान एसेट्स। आगे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन प्लान एसेट will be in non-risky investment, such as government securities, trust securities, इंश्योरेंस पॉलिसी, एटसेट्रा। ठीक है। तो नॉर्मली नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा जी, अब प्लान एसेट जो है ना, उसका अकाउंट हम बनाते हैं, और उसको कैसे बनाया जाता है अकाउंट देखो। प्लान एसेट अकाउंट बहुत ही एक छोटा सा अकाउंट है, प्लान एसेट अकाउंट।
प्लान एसेट अकाउंट। यहां लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट। ठीक है, बैलेंस बीडी। यहां लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है प्लान एसेट का, और दोनों की फेयर वैल्यू होती है नॉर्मली, यानी इसकी भी फेयर वैल्यू होती है और इसकी भी फेयर वैल्यू होती है, आपको गिवन होगी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अब करंट ईयर में आपने कुछ प्लान एसेट खरीदा होगा और कुछ प्लान एसेट बेचा होगा। जब हम प्लान एसेट खरीदते हैं ना, तो हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मेड। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन मेड। तो यहां पर लिखेंगे टू कंट्रीब्यूशन। आप टू बैंक करके भी लिख सकते हो और टू कंट्रीब्यूशन करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो टू कंट्रीब्यूशन मेड इन करंट ईयर, तो करंट ईयर में जो कंट्रीब्यूशन किया उसको प्लान एसेट आपने परचेज किया। फिर आप प्लान एसेट बेचते हो बेनिफिट पे करने के लिए। जैसे कोई इंप्लॉय करंट ईयर में चला गया तो आप उसको बेनिफिट पे करोगे, तो पहले प्लान एसेट बेचोगे और फिर बेनिफिट पे करोगे। तो यहां पर लिखते हैं बाई बेनिफिट पेड, यानी बेनिफिट पेड करने के लिए प्लान एसेट बेचा जाता है, तो हम यहां बेनिफिट पेड लिख देते हैं। अब देखो, अब अगर कोई डिफरेंस आता है ना, तो वो एक्चुअल इनकम होता है प्लान एसेट के ऊपर, यानी इंटरेस्ट इनकम जिसको बोलते हैं। तो यहां पर आता है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, एक्चुअल रिटर्न बोलते हैं इसको। यानी प्लान एसेट पर जो आपने इनकम कमाई होती है, ये वो निकल कर आता है। ठीक है, और ये नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर आता है, ये नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर आता है। समझ गए? अगर मान लीजिए एक्चुअल रिटर्न गिवन है, तो हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आ जाए, तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन ना हो। तो या तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होगा या एक्चुअल रिटर्न गिवन नहीं होगा, इनमें से एक चीज मिसिंग होगी। और नॉर्मली 90% केसेस में एक्चुअल रिटर्न मिसिंग होगा। तो आपको एक्चुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा कि हमने प्लान एसेट पर एक्चुअल रिटर्न कितना कमाया। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये आ गया एक्चुअल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न का मतलब होता है जो एक्चुअल में हमने कमाया प्लान एसेट के ऊपर, जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह कमाते हैं। ये जो प्लान एसेट के ऊपर रिटर्न होती है ना, इसका एस्टिमेशन भी हमें एक्चुअरी करके देता है। एक्चुअली हमें बताता है कितना इनकम होने वाला है आपको प्लान एसेट के ऊपर, यानी एक्सपेक्टेड इनकम कितना है। अब अगर एक्सपेक्टेड इनकम में और एक्चुअल रिटर्न में डिफरेंस है, तो वो एक्चुरियल डिफरेंस कहलाएगा, और वो एक्चुरियल गेन या एक्चुरियल लॉस होगा। और एक्चुरियल गेन और एक्चुरियल लॉस इमीडिएटली पीएनएल में ट्रांसफर होता है। समझ गए ना? अगर मान लीजिए एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा है, तो एक्चुरियल गेन होगा, और अगर एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम है, तो एक्चुरियल लॉस होगा। और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको इमीडिएटली पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पर एक चीज लिखवा देता हूं, यहां पर लिखिए, रिटर्न ऑन प्लान एसेट is expected by actuarial assumption, if actual return on plan asset is different from expected return, then it is actuarial
गेन ऑब्लिग लॉस, यह एक्चुरियल गेन और एक्चुरियल लॉस होगा, एंड इट विल बी इमीडिएटली ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। इसको इमीडिएटली पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझे? अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है 10,000 और एक्चुअल रिटर्न आता है 12,000, तो बताओ क्या हुआ? एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10 और एक्चुअल है 12, तो एक्चुअल गेन हुआ, गेन को इमीडिएटली पीएनएल में भेज देंगे। ठीक है ना? अच्छा, अगर एक्चुअल रिटर्न मान लीजिए है 8,000 और एक्सपेक्टेड रिटर्न था 10,000, तो लॉस होगा, लॉस भी इमीडिएटली कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। अच्छा, जब पीएनएल में हम एक्चुरियल गेन एक्चुरियल लॉस भेजते हैं ना, तो एक देखो आपको ध्यान होगा, पीवी डीवीओ पर भी आया था एक्चुरियल गेन लॉस, और एक प्लान एसेट पर भी एक्चुरियल गेन लॉस आ सकता है, तो दोनों को सेट ऑफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पीवी डीवीओ पर एक्चुरियल गेन था और यहां पर भी एक्चुरियल गेन है, तो दोनों को ऐड करके पीएनएल में भेज दो। दोनों जगह लॉस है तो ऐड करके पीएनएल में भेज दो, लेकिन एक जगह गेन है एक जगह लॉस है, तो सेट ऑफ कर देते हैं, और जो नेट होता है वो भेजते हैं। समझ गए? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप बताना जरा मेरे को क्या होगा। यहां लिखो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन 1/4/2024, ये है मान लो 25 लाख। फिर यहां लिखिए फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन 31 मार्च 25, ये है मान लो 36 लाख। कंट्रीब्यूशन मेड इन 2024-25 6 लाख। बेनिफिट पेड इन 2024-25, ये है मान लो 10 लाख। बेनिफिट पेड हैं 10 लाख। उसके बाद लिखिए यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट इज रुपीज 13,50,000। कैलकुलेट एक्चुअल रिटर्न एंड एक्चुरियल गेन और लॉस ऑन प्लान एसेट। एक्चुरियल गेन एंड लॉस ऑन प्लान एसेट। बताओ जी। ₹15 लाख, एक्चुअल रिटर्न 15 लाख। ठीक है, तो पहले प्लान एसेट अकाउंट बना लो। इस बार एमसीक्यू में 2 नंबर का क्वेश्चन एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए आया था। एएस 15 से 2 नंबर का ही क्वेश्चन था इस बार, लेकिन एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए था एमसीक्यू। मतलब वही फेयर वैल्यू दे रखा था, दोनों ओपनिंग क्लोजिंग, कंट्रीब्यूशन दे रखा था, बेनिफिट दे रखा था, बोल रहा था एक्चुअल रिटर्न बताओ, बस इतना ही था 2 नंबर में। तो प्लान एसेट अकाउंट, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी
यानी ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 25 लाख। फिर फेयर वैल्यू दे रखा है क्लोजिंग, तो बाई बैलेंस सीडी 36 लाख। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, तो यहां लिख देंगे टू कंट्रीब्यूशन, जो करंट ईयर में किया, कितना? 6 लाख। उसके बाद बाई बेनिफिट पेड, बोलो कितना? 10 लाख। ये बेनिफिट पेड है। और यहां पर आ जाएगा एक्चुअल रिटर्न, बोलो जी कितना? ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, अच्छा जी। अब बता सकते हो मेरे को एक्चुरियल गेन या एक्चुरियल लॉस कितना? एक्सपेक्टेड रिटर्न था 13,50,000, जबकि एक्चुअल में रिटर्न आया 15 लाख, तो एक्चुरियल गेन लॉस आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट 15 लाख। और फिर यहां लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट, वो आपको गिवन है 13,50,000, तो ये होगा एक्चुरियल लॉस या गेन, गेन होगा सॉरी, एक्चुरियल गेन कितना? 1.5 लाख। ये तुरंत कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। तो यहां लिख देता हूं ट्रांसफर टू पीएनएल। ठीक है, पीएनएल में चला जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं इससे रिलेटेड, जो आप कर लेना, प्लान एसेट से रिलेटेड ही। अगली क्लास बस थोड़ा सा चीज रह गई, इसमें मुझे लगता है आधा पौन घंटा और लगेगा, फिर खत्म हो जाएगा ये। बस मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाने रह गया है मेन तौर पर। ठीक है, तो वो अभी तो नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में ही होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे में लगभग ये खत्म हो जाएगा, आधे पौन घंटे में फिर ब्रांच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग। तो मैं इसको कुछ आपको क्वेश्चन दे देता हूं, ये लिख लिया ना सबने? देखो क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैंने कहा था ना, ये अगला क्वेश्चन चालू हो गया, वो क्वेश्चन यही था। ये एक अगला क्वेश्चन चालू हो गया, ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से चालू हो गया। द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 5800 और 6076 रिस्पेक्टिवली। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्लान ड्यूरिंग द ईयर 490, बेनिफिट पेड 700 थे। कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। लगभग बिल्कुल सेम क्वेश्चन था इस बार एक एग्जाम में। ठीक है, निकाल लोगे? फिर ये देखो, पांचवा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी एक्चुअल रिटर्न पूछा है। ये क्वेश्चन 6 नंबर, इसको में भी एक्चुअल रिटर्न पूछा है। इसमें अच्छा, इसमें क्लोजिंग बैलेंस पूछा है, इसमें एक्चुअल रिटर्न गिवन है, तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस पूछा है आपसे, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6 नंबर में। अच्छा, 7 नंबर में भी बिल्कुल आपका सेम ही है, बिल्कुल। अच्छा, 7 नंबर में जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है ना? अब यहां से आप 8 नंबर से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन करना है, तो वो मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा आपको कि कैसे कैलकुलेशन होती है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, तो ये 7 नंबर तक तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, यानी 1 से लेकर 7 नंबर तक आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ी सी देर और बची हुई है, इसमें खत्म हो जाएगा। अगर आज आधे घंटे की क्लास और होती तो हो जाता आज ही। चलो कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच।